नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है और हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोगों का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति क्या होती है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कृषि पढ़ा था और कृषि से जुड़ा हुआ ही ये टॉपिक है हरित क्रांति। मतलब कृषि के अंतर्गत ही हम हरित क्रांति को पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल आपको हरित क्रांति से देखने को बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एक हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसके बाद 1 हेक्टर बराबर 2.47 एकड़ होता है। ठीक है, 1 हेक्टर बराबर 2.47 एकड़ होता है, मतलब लगभग 2.5 एकड़। ठीक है, तो 5 एकड़ यानी 2 हेक्टर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद 1 मिलियन, ये पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन इस बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है और इस 10 लाख में अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, और इस 100 करोड़ में, इस 1 बिलियन में अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई फिर से करते हैं तो 1 ट्रिलियन हो जाता है। ठीक है, भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 2.9 ट्रिलियन है, तो आप समझ सकते हैं अब कितनी होगी। 2.9 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी है? 21.9 ट्रिलियन। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना की है, 14 पॉइंट समथिंग है। चलिए, इसके बाद 2008 की जनगणना के हिसाब से भारत देश की पॉपुलेशन है 1.33 बिलियन। 1.33 बिलियन मतलब बिलियन यानी कितना होता है? 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, यानी 1.33 बिलियन यानी 133 करोड़ जनसंख्या किसकी है? भारत की। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आने वाले समय में आपके काम आएंगी, क्योंकि आजकल कृषि से जितना चीज़ें आ रही हैं वो हेक्टर में ही नापा जाता है कृषि को। ठीक है, भारत सरकार कृषि मंत्रालय भी कृषि को हेक्टर में ही नापता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर और 1 हेक्टर बराबर होता है 2.47 एकड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि हरित क्रांति यानी कोई हरी चीज़ के बारे में है, यानी खाद्यान्न के बारे में है, कृषि के बारे में है, खेती के बारे में है। तो हरित क्रांति को हम लोग दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। हरित क्रांति में सबसे पहले हम लोग विश्व स्तर की बात करते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्तर पे। मतलब हरित क्रांति जो थी पहले विश्व स्तर पे आई, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आई, इसके बाद भारतीय स्तर पे आई। ठीक है, तो विश्व स्तर पे हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए, विश्व स्तर की अगर मैं बात करूं तो ये कब शुरू हुई थी? हरित क्रांति जो थी विश्व स्तर पर कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1950 से लेकर 60 के दशक में। 1950 से लेकर 60 के दशक में, जो आपको तस्वीर में जो दिख रहे हैं इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ये कौन है? इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग और विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर पूछेगा आपसे तो इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। यही व्यक्ति हैं जो हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। ये सवाल आता है कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे, मतलब किस देश के थे, उनके पास नेशनलिटी कहाँ की थी, किस देश की नागरिकता थी? तो वो थे अमेरिका के। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ खास किताबें लिखी हैं, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे नॉर्मन बोरलॉग ऑन वर्ल्ड हंगर, और अगली किताब थी इनकी विजन ऑफ एग्रीकल्चर 2015 चाइना। ये इनकी कुछ प्रमुख फेमस किताबें थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अवार्ड्स की। तो इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए जिसमें से कुछ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, बहुत बड़ा अवार्ड होता है ये, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिला। पद्म विभूषण हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड। ठीक है, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा अवार्ड जो है सेकंड नंबर पे, पहला भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार कहते हैं इनको। तो इनको पद्म विभूषण मिला है जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है। इसके बाद इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है, नोबल पीस प्राइज़ इनको मिला है 1970 के दशक में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1970 में इनको नोबल पीस प्राइज़ से नवाजा गया। देखिए, अब विश्व स्तर पे हरित क्रांति क्यों आई इसको समझ लेते हैं। पहले क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप लोग को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45 तक जो वर्ल्ड वॉर चला था, तो इसमें पूरे देश आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। जब वो लड़ाई कर रहे थे तो बहुत बड़ा खाद्यान्न का नुकसान हुआ था उस समय पे। ठीक है, और हमारे इंडिया के भी सोल्जर्स वहाँ पे गए थे, हर जगह के सोल्जर्स वहाँ पे थे, लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बहुत बड़ा खाद्यान्न का नुकसान हुआ था। वर्ल्ड वॉर जब भी होता है ना तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं देश, तो खाद्यान्न का इतना नुकसान हुआ कि
बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट मंडरा रहा था पूरे विश्व में खाद्यान्न का। ठीक है, ये गेहूँ चावल जितने भी आपके खाद्यान्न में चीज़ें आती हैं ना, तो एक प्रकार से वैश्विक मंदी चल रही थी, बहुत बड़ा आर्थिक संकट चल रहा था पूरे विश्व में। उस समय क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने क्या किया, इनकी जो प्रयोगशाला है ये मैक्सिको में है। अब अमेरिका के जस्ट नीचे जो देश है उसका नाम है मैक्सिको। ठीक है, अमेरिका के जस्ट नीचे जो देश है उसका नाम है मैक्सिको। इनकी प्रयोगशाला थी मैक्सिको में। ये मैक्सिको गए, वहाँ पे इन्होंने शोध किया, अनुसंधान किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे बीज बनाए इन्होंने, कुछ ऐसे गेहूं के बीज बनाए, चावल के बीज बनाए, और जैसे ही वो बीज बन के तैयार हुए तो इन्होंने उसको खेती के साथ, मतलब जब फसल बोते हैं तो उसके साथ मिला के इन्होंने पूरे सब में लगा दिया, और लगाने के बाद 2 गुना 3 गुना फसल हुई। मतलब इन्होंने एक तरह से रिवॉल्यूशन ले आया। इन्होंने क्या किया, एक तरह से सारी चीज़ों को बदल के रख दिया। जहाँ पे कृषि बहुत कम होती थी या अच्छे से खाद्यान्न संकट बना हुआ था, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा फसल उगा दिया। फसल उगा दिए का अर्थ क्या होता है कि जैसे इन्होंने वो बीज को लगाया खेतों में, तो उसने दुगनी तिगनी फसल देना चालू कर दी। इस वजह से खाद्यान्न का संकट पूरे विश्व से धीरे धीरे करके इन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सवाल आपसे क्या क्या आ सकता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सवाल यह आएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। फिर आएगा कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के नागरिक हैं, तो ये आएगा अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग की प्रयोगशाला कहाँ पे थी, ये आया है मैक्सिको में। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो इनकी 2 किताबों का नाम आपको ध्यान रखना है, नॉर्मन बोरलॉग ऑन वर्ल्ड हंगर एंड विजन ऑफ एग्रीकल्चर 2015 चाइना, ये तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगर पूछ सकता है, मान लो कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, या भारत ने इनको कौन सा अवार्ड दिया था, तो भारत ने इनको पद्म विभूषण दिया था, इनने नोबेल पीस प्राइज़ 1970 में मिला है इनको, और प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम भी इनको मिल चुका है, और अन्य तरह के इनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो आपको विश्व स्तर पे इतनी बात ध्यान रखनी है। और एक सवाल और बन सकता है कि विश्व स्तर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति कब आई, तो 1950 से लेकर 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करेंगे भारतीय स्तर पर। भारतीय स्तर पर हरित क्रांति को देखेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, इनका नाम है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो थी वो 1966 से 67 के बीच में हुई थी। मतलब 1966 से 1967 तक के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और किसने की थी शुरुआत, इनका नाम है MS स्वामीनाथन ने। इन्हें ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं MS स्वामीनाथन का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को, और इनको भी बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, इंदिरा गांधी पुरस्कार, वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस 1986। कौन कौन से पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इंदिरा गांधी पुरस्कार, वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस 1986। ठीक है, चलिए अब भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको मेंस में लिखने के लिए पॉइंट बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ से। कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट बढ़ गया था, और उसी प्रकार उसका असर किसको देखने को मिला, भारत को भी देखने को मिला। उस समय भारत में भी खाद्यान्न संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत सारे कारण थे हरित क्रांति लाने के। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इसके बाद 1943 में बंगाल में अकाल आ गया, बंगाल में सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली, हम लोग आज़ाद हो गए, और एकदम नए नए थे हम लोग। जैसे आज़ाद हुए हम लोग को नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि में तो ध्यान दिया गया, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया, तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्न की भारी कमी से जूझ रहा था। बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद क्या था, उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। ठीक है, फिर वर्ष 1947 में बंगाल में अकाल भी पड़ा था उस समय। इसके बाद गेहूँ और धान की औसत पैदावार, गेहूँ और धान की औसत पैदावार जो थी वो 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। यानी 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, लगभग 2.5 एकड़।
तो उस समय 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टर धान और गेहूं की पैदावार थी, जो कि बहुत कम था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि 1947 के आसपास क्या हुआ था कि भारत की जनसंख्या थी वो 30 करोड़ थी, जो कि वर्तमान जनसंख्या का 1/4 हिस्सा था। मतलब जनसंख्या कितनी थी उस समय? 30 करोड़ जनसंख्या थी। उत्पादन कम होने के कारण उतने लोग तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। मतलब इतनी ज़्यादा समस्या चल रही थी उस समय कि मात्र 30 करोड़ लोग थे और उनको भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव हो रहा था, है ना। फिर क्या हुआ, एनपीके खाद का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर से भी कम था। एनपीके खाद जो होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इनकी जो खाद थी, इसका औसत इस्तेमाल भी 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम था। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही इस्तेमाल करता था। ठीक है। रासायनिक उर्वरक जो थे उनका जो उपयोग था वो रोपण फसलों में किया जाता था, लेकिन किसान जो था खाद्यान्न फसलों में आज भी गोबर की खाद बना के उपयोग करता था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर मैंने आपको पहले बताया कि पहली 2 पंचवर्षीय योजना 1950 से 60 के बीच में, है ना, इसमें क्या हुआ था, 1950-60 के बीच में सिंचित क्षेत्र एवं कृषि पर ध्यान दिया गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में कि मैक्सिको में, इंडिया में, पाकिस्तान में किस तरह से गेहूं का प्रोडक्शन हुआ 1950 से 2004 के बीच में। ठीक है। ये सब बहुत सारे कारण थे। क्या क्या कारण बताया मैंने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट बढ़ गया। फिर भारत में, बंगाल में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद प्रथम वर्षीय योजना आई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई। उसमें भी कृषि पे ध्यान तो दिया गया, लेकिन उसका कोई ज़्यादा हल नहीं निकल पाया। जनसंख्या 30 करोड़ थी, लेकिन उनका भी पूरा करना मुश्किल हो रहा था। उनको भी समस्या से जूझ रहे थे वो भी। इसके बाद क्या हुआ, और कारण है इसके। क्या हुआ था कि आपको पता है 1962 में इंडिया और चाइना वॉर हो गया। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया, जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है। और इसके बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई 1964 में। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। जब भी युद्ध होता है ना, तो देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आता है। ये बात ध्यान रखना। उस समय वैसे ही हम लोग अच्छे से संभले नहीं थे और एक के बाद एक युद्ध होते जा रहे थे। बड़े बड़े संकट आ रहे थे। ये 60 का जो दशक था, इसमें बहुत सारे संकट आए। जैसे 1962 में भारत चाइना युद्ध हो गया। इसके बाद 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। यहाँ बात रुकी नहीं। इसके बाद 1966 में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। ठीक है। बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। ये समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई। ठीक है। फिर क्या हुआ, उस समय एक उभरता सितारा निकल के आया जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। तो जब हमारा देश इतने संकटों से जूझ रहा था, उस समय शुरुआत होती है हरित क्रांति की भारत में। ठीक है। उस समय शुरुआत होती है हरित क्रांति की भारत में। अब आप इसको फील करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि जब इतना संकट भारत पर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो संकट आना चालू हुआ है, तो एक के बाद एक संकट आते गए। इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, भारत में अकाल पड़ गया और बंगाल में सूखा पड़ गया, है ना, खाद्यान्न संकट, और इतना ज़्यादा जूझ रहे थे। नेहरू जी की मृत्यु हो गई उस समय के जो प्रधानमंत्री थे। इसके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। उस समय क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और फिर क्या हुआ, अकाल पड़ गया। तो अकाल की स्थिति बनने लगी। 60 के दशक में स्थिति और भी ज़्यादा भयंकर हो गई। ठीक है। 60 के दशक में स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर हो गई। उस समय MS स्वामीनाथन, जो कि एक उभरता हुआ सितारा थे उस समय के, ये कृषि वैज्ञानिक थे भारत में। तो इन्होंने क्या किया, ये मैक्सिको गए। अमेरिका के नीचे जो देश है इसका नाम है मैक्सिको। ये मैक्सिको गए। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ये मैक्सिको गए। वहाँ जाके इन्होंने HYV नाम के बीज खरीदे। HYV मतलब क्या होता है, ये हाइब्रिड बीज होते हैं। ठीक है। हाइब्रिड यानी ज़्यादा पैदावार वाले। तो HYV का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया आपसे, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ मतलब ये हाई क्वालिटी के जो बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज होते हैं। तो ये गए और HYV बीज को लेके आए वहाँ से। ठीक है। उन्होंने वो बीज को लेके आया और इन्होंने पंजाब गए। पंजाब में उन बीजों को अपने नॉर्मल बीजों के साथ मिक्स किया और मिक्स करके क्या किया, पूरे खेतों में लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले HYV बीज को वर्ष 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में प्रयोग किया गया। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले HYV जो बीज थे उनको 1960 से लेकर 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में प्रयोग किया गया, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP नाम दिया गया। इसको नाम क्या दिया गया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP नाम दिया गया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि यह प्रयोग सफल रहा। जैसे ही उन्होंने मैक्सिको से HIV बीज लाए और हमारे यहाँ पे बीजों के साथ मिक्स करके लगा दिए, तो ये प्रयोग एकदम सफल रहा और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। तो यहाँ से भैया होती है हरित क्रांति की शुरुआत। यह प्रयोग उनका बहुत ज़्यादा सफल रहा और 66 से 67 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई, मतलब फसल दुगनी तिगनी होने लगी। अब HYV का प्रयोग गेहूं में, चावल में, ज्वार में, बाजरा में और मक्का में किया गया। किस किस चीज़ में किया गया HYV बीजों का प्रयोग? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब चीज़ों में किया गया। 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया। देखिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जैसे ही हरित क्रांति आई भारत में तो 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय का रिकॉर्ड था, बिल्कुल उस समय का ये रिकॉर्ड था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे यहाँ से अब सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ये मैक्सिको गए, मैक्सिको से HYV नाम के बीज लाए। HYV का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ये हाइब्रिड बीज होते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन मैक्सिको गए, वहाँ से इन्होंने बीज खरीद के लाए, उन्होंने पंजाब के बीजों के साथ मिक्स कर दिया 60 के दशक में, और 7 राज्यों के 7 जिलों में इसका प्रयोग किया गया। इस कार्यक्रम का नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम, IADP। इसका नाम ध्यान रखना है आपको, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इंग्लिश में। इसके बाद यह प्रयोग सफल रहा और 66 से 67 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई, फसल दुगनी हो गई। इसके बाद HYV का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया गया? तो गेहूं में, चावल में, ज्वार में, बाजरा में और मक्का में। सबसे ज़्यादा गेहूं में किया गया, फिर चावल में किया गया, फिर ज्वार में, फिर बाजरा में और फिर मक्का में। तो पहली हरित क्रांति हमारे देश में कब हुई? 1966-67 में। और हरित क्रांति के जनक कैसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि 1968 में ये गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। इसके बाद प्रथम हरित क्रांति में गेहूं पे ध्यान दिया गया, और जो द्वितीय हरित क्रांति हुई थी 1980 के दशक में, 80 के दशक में, उसको सेकेंड हरित क्रांति कहेंगे हमारे देश में। तो उसमें चावल पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन सभी चीज़ के आप नोट्स बना लीजिए, सवाल आएंगे तो इसके अंदर से ही आएंगे, इसके बाहर से सवाल नहीं आएंगे। इसके बाद एक और टॉपिक जो मुद्दे में रहता है इसी के आगे, कि कौन सी क्रांति को क्या कहते हैं, कौन कौन सी क्रांति को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हरित क्रांति आप सभी लोगों को पता है खाद्यान्न से संबंधित थी। हरित क्रांति जो थी खाद्यान्न से संबंधित थी। इसमें गेहूं और धान यानी चावल की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद अगली है श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध के उत्पादन से संबंधित थी श्वेत क्रांति। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 से 65 के बीच में, और इसका नाम जो था ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो था इसका नाम था। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन, जो कि अमूल दूध के संस्थापक हैं, वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह पीली क्रांति, पीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित थी? खाद्यान्न तेलों से और तिलहन फसलों से। ठीक है, खाद्यान्न तेलों से और तिलहन जो होती है ना, दाल वगैरह, तिलहन वगैरह, उससे संबंधित है। अब भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था। ठीक है, कब बना था? 2013 से 14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। कब? 2013 और 14 में। तो भारत जो था तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं था, उसको किसी से एक्सपोर्ट नहीं करना था, इंपोर्ट नहीं करना था, आयात निर्यात नहीं करना था। भारत सक्षम था कि वो तिलहन और दालों का उत्पादन कर सके, और 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। इसी तरह अगली बात करते हैं हम लोग नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन। देखिए, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मछलियों के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। मैंने आपको बताया था ना कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है? सी फूड एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ। ठीक है, समुद्री उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं। तो भारत में अच्छा खासा मत्स्य उत्पादन होता है। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछलियों का उत्पादन हुआ। ये आपको एग्जैक्ट नोट करनी है सारी चीज़ें, कि 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछलियों का उत्पादन हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं।
इसके बाद आती है गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन। अब गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा मछली से। हमारे यहाँ झींगा मछली बहुत ज़्यादा होती है। इवन भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश भी है। मतलब पूरे विश्व में जो भारत है वहाँ सबसे ज़्यादा झींगा मछली का उत्पादन होता है। झींगा मछली आप सबको पता ही होगा, और प्याज को भी ग्रीन पिंक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन की। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेट्रोलियम आता है, खनिज तेल आते हैं, कोयला उत्पादन आता है। पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला उत्पादन, ठीक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं धूसर क्रांति की। धूसर क्रांति, भैया धूसर क्रांति क्या होती है? ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे ये होती है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक जो होते हैं ना, उर्वरक उत्पादन से होती है, संबंधित है धूसर क्रांति का। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो धूसर यानी ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादनों से। फिर हम बात करते हैं रजत क्रांति। रजत यानी सिल्वर होता है, गोल्ड मेडल, रजत पदक, कांस्य पदक। रजत यानी होता है सिल्वर। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से। अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है। यानी अंडा उत्पादन से तो है ही, और साथ में मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है इसका। तो भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती थी, जबकि अमेरिका में ये 295 अंडे देने का रिकॉर्ड है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती थी, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देने का ये रिकॉर्ड है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। सवाल सीधा सीधा बनेगा कि धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादनों से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादनों से। फिर हम बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। तो बागवानी उत्पादन से संबंध है सुनहरी क्रांति का। बागवानी क्या होती है? मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसमें सब्जियों में, फलों में सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। सब्जी उगाई जाती है, फल उगाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें उगाई जाती हैं, तो उन सबको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं। तो भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी बात है कि भारत में जो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, वो जीडीपी में 31% योगदान देता है। अब भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे है। भारत जो है सब्जियों में और फल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं इंद्रधनुष क्रांति यानी रेनबो क्रांति की। देखिए इंद्रधनुष में क्या होता है? 7 रंग होते हैं, ठीक है। और इसी तरह 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से मिलकर इंद्रधनुष बनता है। इसी उद्देश्य पे इसका नाम रखा गया है कि इस क्रांति में क्या होगा? सारी क्रांति मिल जाएंगी आपकी, जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, और अन्य सभी क्रांतियों को साथ में मिलाकर चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को कहते हैं इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। इसमें सभी प्रकार की क्रांतियों को मिलाकर साथ चलने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए इसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति। अब जुलाई 2002 में नई कृषि नीति लागू हुई थी, ठीक है। इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं। मतलब कब लागू हुई थी? ये जुलाई 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ था? इंद्रधनुष क्रांति आई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर 1-2 क्रांतियों की और बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं, जैसे सदाबहार क्रांति, इसको कहते हैं एवरग्रीन क्रांति, ठीक है। सुनहरी क्रांति का मतलब होता है गोल्डन क्रांति, और सदाबहार क्रांति का अर्थ होता है एवरग्रीन क्रांति। तो भैया इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलवाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, एवं कृषि शोध को बढ़ाना। सदाबहार क्रांति के 3-4 लक्ष्य हैं, 3-4 चीज़ों से मिलकर बनती है। देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, देश की सॉइल क्वालिटी जो है इसको बड़ा अच्छा बनाना, किसानों को लोन दिलवाने से संबंधित है इसका। फिर वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का सही तरीके से इस्तेमाल। फिर कृषि शोध यानी कृषि रिसर्च को बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। सदाबहार क्रांति के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलवाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि रिसर्च को बढ़ाना, ये आती है सदाबहार क्रांति के अंतर्गत। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है कि देश को पूरी तरीके से खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब हम किसी पर डिपेंड ना रहें, ठीक है। पूरी तरह से हम लोग क्या करें कि किसी भी चीज़ पर डिपेंड ना रहें खाद्यान्न के संबंध में।
देखिए क्या हुआ था, एक बात याद आ गई आपको बताता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट तो चल ही रहा था। साथ ही साथ क्या हुआ था कि चाइना जो था, रशिया जो था, ये साम्यवाद को अपना रहा था। साम्यवाद मतलब क्या होता है, एक होता है साम्यवाद, एक होता है समाजवाद, ठीक है, एक होता है पूंजीवाद। तो उस समय क्या हो रहा था कि अमेरिका तो पूंजीवाद था, तो उस समय चाइना जो था साम्यवाद को अपना रहा था। साम्यवाद में क्या होता है कि सरकार और जनता जो है बराबर रहती है, जो भी सोर्स उनके देश में उपलब्ध होते हैं उस पर सरकार का और जनता का बराबर हिस्सा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, लेकिन सरकार की निगरानी में सारे काम होते हैं और कोई भी उन लोग बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते चीज़ें, जो कुछ बनता है उनके वहाँ पे बनता है। जैसे चाइना का एग्जांपल ले लो, चाइना खुद का व्हाट्सएप चलाता है, चाइना खुद की सारी चीज़ें चलाता है, ये बात आपको मालूम है ना। तो उस समय साम्यवाद अपना रहे थे लोग, उस समय अलग अलग देश साम्यवाद अपना रहे थे। तो अमेरिका ने क्या किया था कि अमेरिका को लगा यार भारत भी अभी आज़ाद हुआ है तो भारत साम्यवाद ना अपना ले, नहीं तो उसको नुकसान हो जाएगा अमेरिका को। क्योंकि भैया जब भारत भारत साम्यवाद अपना लेगा तो कोई चीज़ें इंपोर्ट करेगा ही नहीं बाहर से, इंपोर्ट करेगा ही नहीं बाहर से, तो अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका है पूंजीवाद। तो फिर अमेरिका ने क्या किया, उस समय बहुत सारे देशों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता था, तो भारत को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराता था, गेहूँ चावल भारत को उपलब्ध कराता था। तो इतनी ख़राब क्वालिटी का गेहूँ चावल देने लगा था अमेरिका, इतनी ख़राब क्वालिटी का कि सरकार को सोचने पे मजबूर हो गई थी सरकार की यार अब बस बहुत हो गया, अब हमको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, नई नई नीतियाँ लानी पड़ेंगी, एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग इतना घटिया गेहूँ और चावल नहीं खा सकते अमेरिका से दिया हुआ, ठीक है। अमेरिका क्यों देता था, ताकि ये भैया मेरी बात सुनते रहें और ये साम्यवाद को ना अपनाएं, ये भी उसकी एक प्रकार की चाल थी। तो अब क्या हुआ कि इतना ख़राब क्वालिटी का गेहूं और चावल दिया अमेरिका ने कि भारत की सरकार सोचने पर मजबूर हो गई कि भैया नहीं बस बहुत हो गया, अब हम इनका गेहूं और चावल नहीं खाएंगे, अब हम अपनी एक क्रांति लाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और धीरे धीरे समय बीता और 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल क्रांति, गोल यानी राउंड रिवॉल्यूशन की। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, ठीक है, आलू उत्पादन से संबंध है गोल क्रांति का। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है, मतलब चीन सबसे बड़ा आलू उत्पादक है और दूसरे नंबर पे जो है वो है भारत, सबसे बड़ा आलू उत्पादक है, सबसे ज़्यादा आलू हमारे भारत में होते हैं। तो ये कम से कम 12 क्रांति तो आपको हुबहू याद होनी चाहिए कि किस चीज़ से इनका संबंध है, इसी से सवाल बनते हैं। अब जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सबका प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए। और हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, जो कुछ आएगा इसके अंदर से सवाल आएंगे, ये आपकी सारी चीज़ें आपका यहाँ पे कवर होती हैं, ठीक है। और जो चीज़ आपको इसमें समझ में ना आए हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, सारी चीज़ों को स्पष्ट आपको समझ में आएंगी। और अगर नहीं आ रही है फिर भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए जो जो भी आपको समझ में ना आए हो, ठीक है। धन्यवाद।